ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता ज़रूर होना चाहिए। तो हम लोगों ने लिख लिया इनकम फ्रॉम द पेंशन फंड सेटअप बाय द LIC। अगला लिख लीजिए इनकम ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। इनकम फ्रॉम खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। इसके साथ कंडीशन ये है कि ये खादी और विलेज इंडस्ट्री क्या हो, आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, NPO हो। अगली इनकम फ्रॉम खादी एंड विलेज बोर्ड। और इस बोर्ड को या तो सेंट्रल ने या किसी स्टेट ने बनाया हो। नेक्स्ट पॉइंट, इनकम ऑफ स्टैट्यूटरी एडमिनिस्ट्रेशन फॉर पब्लिक, रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट। तो जितने आपके पब्लिक, रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, इनकी इनकम एग्जेम्प्ट है, पर इनके साथ वही है कि ये रजिस्टर्ड हो, इनकी जो चैरिटेबल बॉडी हो जो इनको रजिस्टर्ड करती है उसके थ्रू। अगला इनकम ऑफ द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। इनकम ऑफ द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। नेक्स्ट, इनकम ऑफ सार्क फंड। इनकम ऑफ द सार्क फंड। और एक ये कोलंबो प्लान डिक्लेरेशन हुआ था, इसमें यह तय हुआ था कि सार्क के जो भी फंड बनाए जाएंगे उस उनको अगर इन्वेस्ट करके कहीं कोई इनकम होती तो वो एग्जेम्प्ट रखेगी हर कंट्री अपने देश में, जो भी सार्क की मेंबर है उसके तहत ये एग्जेम्पशन लाया गया है। अगला पॉइंट, इनकम ऑफ IRDA। IRDA की इनकम एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, एनी इनकम ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। एनी इनकम ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। नेक्स्ट पॉइंट, एनी इनकम ऑफ प्रसार भारती। नेक्स्ट, इनकम ऑफ द स्पेसिफाइड चैरिटेबल फंड्स। अब ये स्पेसिफाइड चैरिटेबल फंड्स वो गवर्नमेंट के नोटिफाइड फंड हैं जो कई सारे चलते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, कॉम्युनल हार्मनी फंड, स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड। तो ये जो फंड है इनसे अगर कहीं कोई इनकम हो रही है तो वो एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट वन, इनकम ऑफ द म्यूचुअल फंड्स। अब ये म्यूचुअल फंड जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक ने बनाए हों और उनका ऑथराइजेशन सेबी से और RBI से हो, देन इट्स इनकम इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। इनकम ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड और इसका सेटअप हुआ हो या रिकॉग्निशन हो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, तब एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इनकम ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ऑफ द कमोडिटी एक्सचेंज। तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की इनकम एग्जेम्प्ट है,
वो चाहे सिक्योरिटी बोर्ड की हो या कमोडिटी फंड की हो। नेक्स्ट आपका इनकम ऑफ द वेंचर कैपिटल फंड। इनकम ऑफ द बिजनेस ट्रस्ट। इनकम ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस। इनकम ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस। इनकम ऑफ प्रोविडेंट फंड्स। नेक्स्ट income of a body for promoting the interest of scheduled caste and scheduled tribes. Income of corporations set up for the benefit of minority communities. Income of cooperative society formed for promoting the interest of scheduled caste and scheduled tribes. Next, income of board, comma trust, comma development authority, etc. अब इसमें कौन से बोर्ड या डेवलपमेंट अथॉरिटी आ रहे हैं? कुछ जैसे कल हम लोगों के डिफरेंट मोड में डिस्कस हुए थे, दैट वाज द कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड, टी बोर्ड, टोबैको बोर्ड, ये सारे। ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड बोर्ड, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड, स्पीसीज बोर्ड, मैरीन प्रोडक्ट्स बोर्ड, इनकी सारी इनकम। ठीक, एक दो भी आप याद रख लीजिए, बहुत है। इनकम ऑफ एनपीएस ट्रस्ट। एनपीएस क्या है? न्यू पेंशन सिस्टम। इनकम ऑफ न्यू पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। इनकम ऑफ बॉडी और अथॉरिटी और बोर्ड और ट्रस्ट और कमीशन। सारी चीजें लिखवा दी इन्होंने आपको एक ही में कि इनकम ऑफ अ बॉडी और अथॉरिटी और बोर्ड और ट्रस्ट और कमीशन। अब शर्त क्या लगा दी कि ये जो जितने भी नाम ऊपर लिए गए हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट या नोटिफिकेशन से क्रिएट हुए हों, ये ट्रस्ट या बोर्ड या अथॉरिटी या बॉडी या कमीशन, तो इनकी इनकम एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक। और किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी में इंगेज ना हो, दूसरी शर्त। दो बातें याद रखनी है केवल इसमें, शॉर्ट पॉइंट्स में आप उसके साथ डाल लें। अगला हेड है आपका इनकम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। इनकम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया इन इंडियन करेंसी। अब ये तो यार इंडियन करेंसी में जो रिसीव हो रही है वो सब एग्जाम्प्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसमें कौन सी एग्जाम्प्ट होगी? विच इज रिसीव्ड बाय द इंडियन कंपनी इन इंडियन करेंसी बाय अ फॉरेन कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ क्रूड ऑयल or any goods
और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। ठीक। अब इसके साथ एक बड़ी छोटी सी शर्त है कि ये जो भी लेन देन या सर्विस या क्रूड ऑयल का हुआ हो, इसके साथ में इसका अरेंजमेंट या एग्रीमेंट किसके साथ हुआ हो, उस कंपनी का, बाय द हेल्प ऑफ और बाय द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे तेल आ रहा है तो भारत सरकार तो डायरेक्ट खरीदेगी नहीं, खरीदेगा कौन? यहाँ की जो ऑयल कंपनीज होंगी वही तो परचेजर होगी, पर एग्रीमेंट में अप्रूवल और उसका पूरा व्यू और जितनी भी अथॉरिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो उनसे ऐसा अप्रूवल हो, ठीक, तो वो इनकम आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इनकम ऑफ अ फॉरेन कंपनी फ्रॉम द स्टोरेज ऑफ द क्रूड ऑयल इन इंडिया। अगला पॉइंट आपका, इनकम ऑफ इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम, इनकम ऑफ इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड। बस दो और बचे इसके बाद यार, इसका बवाल खत्म। इनकम ऑफ इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। नेक्स्ट, इनकम ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। अब देखिए, ये लोग सारे मालिक हैं, ये पूरा देश चलाते हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर, और ये अपने लिए सारे एग्जेम्पशन भी ले लेते हैं। जब आप पीछे एग्जेम्पशंस पढ़ रहे थे, एमपी, एमएलए, एमएलसी, तो आपने देखा होगा कि टोटल अलाउंसेस इज एग्जेम्प्टेड, और उनको जो भी मिलता है मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ अलाउंसेस है, तो दे आर, यू कैन से द टोटली एग्जेम्प्टेड इनकम दे आर गोइंग टू एंजॉय। नाउ इन द केस ऑफ द इनकम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी की जो इनकम है वो भी एग्जेम्प्ट है। कौन कौन सी? जो उनको हाउस प्रॉपर्टी की हो रही हो, कैपिटल गेन की हो रही हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो रही हो। ठीक। तो पॉलिटिकल पार्टी कोई बिजनेस तो करेंगे नहीं, तो उनको बिजनेस इनकम हो नहीं सकती। नौकरी करेंगे नहीं तो सैलरी इनकम हो नहीं सकती। उनको पास या तो कुछ होगा जो किराए पे उठा होगा, तो ठीक, तो वो सारी इनकम होनी नहीं है, इंक्लूड ही नहीं होनी है। आप जो दूसरी तरीके की इनकम बचती है वो सब्सक्रिप्शन। तो अब बोलता है क्या कि इनको अपनी इनकम का क्या क्या करना पड़ेगा, बुक ऑफ अकाउंट रखना पड़ेगा, और उस बुक ऑफ अकाउंट को चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराना पड़ेगा हर साल, उसके द्वारा मेंटेन कराना पड़ेगा, और 20,000 रुपये से ऊपर का जो भी डोनेशन है उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। एनी डोनेशन विच इज एक्सीडिंग 20,000, उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा कि वो किसने दिया, कब दिया, किस तारीख को दिया, कहाँ से आया, उसका क्या यूज़ आप कर रहे हो, ये सारा रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा। ठीक। उसके बाद किसी भी तरीके का डोनेशन 2,000 रुपये से ज़्यादा का आप कैश फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। ये शर्तें हैं, अगर इन शर्तों का आप पालन कर रहे हैं तो सारी इनकम एग्जेम्प्ट है। ठीक। कैश चंदा 2,000 से ज़्यादा का कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं ले सकती है, लेगी तो वो चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगी। आप चेक से लीजिए, ड्राफ्ट से लीजिए, और एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड से लीजिए, वेरीफाइबल मोड, एनईएफटी ले लो, आरटीजीएस ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक। अगला, इनकम ऑफ द इलेक्ट्रोल ट्रस्ट। और ये इलेक्ट्रोल ट्रस्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से उनके रूल्स के अकॉर्डिंग बने हों। ठीक। तो इनको अगर कोई इनकम हो रही है तो वो भी एग्जाम। तो काफ़ी सारी एग्जेम्प्टेड इनकम्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। कल की क्लास में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी आपके लिए वो सारी डिस्कस हो गई। उसके बाद में जो डिस्कस हो गई वो थी आपके लिए जो आज जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस के लिए थी वो सारी डिस्कस हो गई। अब आपके लिए बच रहा है इसमें, दैट इज़ द डिडक्शंस, और एक छोटा सा बच रहा है रिबेट और रिलीफ। तो रिबेट तो डिस्कस हो चुकी है आपके साथ ऑलरेडी, व्हेन वी आर डिस्कसिंग द रेट्स एंड द कैलकुलेशन ऑफ द इनकम। एक क्लास में मैंने ये डिस्कस किया है, तो उस दिन रिबेट भी काफ़ी डिस्कस हो गई थी, लेकिन मैं दोबारा कर लूँगा उसको।
और अब हम लोग जो नया टॉपिक पिकअप करते हैं वो पिकअप करते हैं डिडक्शंस। तो डिडक्शंस आपके अंडर सेक्शन 80 आएंगे, जल्दी से उसको हम लोग देखते हैं। हैव यू एनी आइडिया रिगार्डिंग द डिडक्शंस? कुछ आइडिया है आप लोगों को पहले से? यस बेटा। नो सर। ओके। एग्जेम्पशन जहाँ पे ये काम करते हैं कि आपको किसी की भी इनकम को शुरुआत से इनकम में शामिल ही नहीं करना है, वहाँ डिडक्शन इस बात पे काम करते हैं कि किसी की कोई इनकम है उसमें से कुछ रिस्पेक्टिव टाइप के इन्वेस्टमेंट या खर्चे वो अगर करता है तो उन खर्चों को किस मात्रा में आप उसकी इनकम से हटा दें। ठीक। एक हल्का सा एक फॉर्मेट भी एक दिन डिस्कस हुआ था, उसमें मैंने ये आपको बताया था कि द एग्रीगेशन ऑफ द 5 हेड्स ऑफ इनकम, मतलब जो आपके 5 हेड की इनकम है उनको जब आप जोड़ दोगे तो देन इट बिकम द जीटीआई। ज़रूरी नहीं है कि हर एक को 5 हेड की इनकम हो, किसी को एक ही हेड की इनकम हो सकती है, किसी को 2 या 3 हेड की इनकम हो सकती है, तो जिसकी जो भी है एक जीटीआई तो बनेगी, वो जीटीआई बन जाएगी, दैट इज़ द ग्रॉस टोटल इनकम। और जब हम इनकम्स को जोड़ रहे होते हैं तो वहीं पर ही हमें एग्जेम्पशन अलाउ करने होते हैं। ध्यान से सुनते जाइए और लिखते जाइए, वरना ये यही रह जाता है कि अभी ये चीज़ तो शायद हुई नहीं है, तो ऐसा नहीं। आपके लिए जब भी आप इनकम के हेड को डिफाइन कर रहे हैं, जैसे किसी की सैलरी को आप डिफाइन कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, तो सैलरी से जो जो एग्जेम्पशन मिलते हैं उनको आप हटाते चले, शुरुआत से ही हटा दें, दैट इज द एग्जेम्पशन। ठीक। अगर ऐसे ही किसी के हम बिजनेस इनकम को डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें जो जो एग्जेम्पशन अलाउ हैं वो आप हटाते चलिए, तो उसकी एक हेड की इनकम डिसाइड हो गई। उन पांचों हेड की इनकम को, अगर किसी की हम मान लेते हैं पांचों हेड की इनकम हो रही है, उन पांचों हेड की इनकम को हमने जोड़ दिया। जर्नली होती नहीं है पांचों हेड की इनकम, क्योंकि जो सैलरी पे काम कर रहा होगा वो बिजनेस, या जो बिजनेस कर रहा है वो सैलरी नहीं कर रहा होगा, ऐसा होता है। हम ये एक एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी की 5 हेड की इनकम, तो एक जीटीआई बन गई, दैट इज कॉल्ड द ग्रॉस टोटल इनकम। इस ग्रॉस टोटल इनकम में से जो हम घटाते हैं, ध्यान से सुनिए, जो घटाते हैं विच इज डिडक्टेड, उनको बोलते हैं डिडक्शन। एग्जेम्पशंस आर नॉट इंक्लूडेड, वो शामिल ही नहीं किए जाते हैं। डिडक्शंस आर डिडक्टेड, ये हटाए जाते हैं। क्लियर? तो जब हम इसको हटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, जीटीआई माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 88। ये जब हम हटा देते हैं तो हमको क्या मिलता है, टोटल इनकम। इसको बोलते हैं हम लोग टोटल इनकम। और टोटल इनकम आपके लिए टैक्सेबल इनकम होती है। मतलब अब इस पर टैक्स कैलकुलेट होता है, और टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, टैक्स के क्या रेट होते हैं, क्या सरचार्ज है, ये भी डिस्कस्ड है आपके साथ। और इसके एक आध छोटे न्यूमेरिकल भी मैंने करा दिए हैं उस दिन की क्लास में। ठीक। तो अब डिडक्शन पे बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको हटानी है। चलिए, तो ये भी टॉपिक जो है वो 1-2 दिन लेने वाला है, कोशिश करेंगे हम लोग इसको जल्दी से जल्दी समेट दें। चलिए देखते हैं जल्दी से। तो आपके लिए जर्नल प्रिंसिपल्स क्या है डिडक्शन में? नंबर 1, द जीटीआई से डिडक्शन अलाउ होंगे। ध्यान रखिए, जीटीआई से अलाउ होंगे। तो जीटीआई से डिडक्शन को अलाउ करेंगे तो ये कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम अंडर सेक्शन 80C टू 80U। 80C से 80U तक जो सेक्शन है उनमें डिफाइंड है कि व्हाट इज द डिडक्शंस। ठीक, पहली शर्त। दूसरी, डिडक्शन कभी भी एग्रीगेट अमाउंट जो डिडक्शन का है वो जीटीआई से ज़्यादा नहीं हो सकता। भाई किसी से भी कोई चीज़ घटानी है तो आप इतनी तो नहीं घटा सकते कि जितनी वो रियल वन नहीं है। अगर आप बोलो कि 100 में से 80 मुझे दे दो, तो अगर किसी को 120 लेने तो आप 100 से ज़्यादा तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके पास है ही 100। बात समझ आ रही है? तो डिडक्शन की वैल्यू को घटाने के बाद माइनस नहीं ला सकते हैं आप इनकम का। इनकम का माइनस दूसरे दूसरे कारणों से आता है, वो दूसरे कारण है। लेकिन 80C से 80U तक अंडरलाइन करके लिख लो अच्छे से, 80C से 80U तक के डिडक्शन, इनकी एक्सटेंट कहाँ तक है,
इनकी एक्सटेंट अप टू द जीटीआई है, जीटीआई से ज्यादा ये क्लेम नहीं होंगे। स्टार बना के लिख लीजिए अच्छे से, 80C से 80U तक के डिडक्शंस, इनकी एप्लीकेबिलिटी स्ट्रेंथ कहाँ तक है, अप टू द जीटीआई। जीटीआई को क्रॉस करके ये माइनस वैल्यू नहीं क्रिएट करेंगे। वो डिडक्शन दूसरे हैं, बिजनेस के हैं जो माइनस वैल्यू क्रिएट करते हैं। वो जब बिजनेस इनकम हम लोग पढ़ेंगे तब उनको डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, 80C टू 80U, इनको बोलते हैं डिडक्शन। तो डिडक्शन में 80C से 80U तक है और ये आपकी जीटीआई को क्रॉस नहीं करेंगे, दूसरी शर्त। ठीक, ये डिडक्शन अलाउ नहीं किए जाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाइए आप, ये डिडक्शन अलाउ नहीं किए जाएंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। हालांकि जीटीआई में तो सारी इनकम शामिल होती है पांचों हेड की, लेकिन डिडक्शंस आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में अलाउ नहीं करेंगे। कारण लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के टैक्स रेट अलग हैं। ठीक, ये जो आपके कॉमन स्लैब हैं ये भी अप्लाई नहीं होते लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में। जिन्होंने उस दिन की मेरी क्लास ली होगी उस दिन मैंने बोला था ये। ठीक, तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के टैक्स रेट अलग हैं, दैट इज वाई उनमें डिडक्शन भी अलाउ नहीं होते। ठीक, कई सारे, अब आगे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो डिडक्शंस आ रहे हैं इनमें इंटाइटलमेंट भी आपको साथ ही साथ बताई जाएगी कि इसके लिए कौन कौन इंटाइटल है। कुछ के लिए इंडिविजुअल इंटाइटल हैं, कुछ के लिए दूसरी दूसरी कैटेगरी के पर्सन भी इंटाइटल्ड हैं, वो आपको साथ ही साथ नोट करते चलना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहला डिडक्शन है 80C। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए इंटाइटल कौन कौन है, 80C का डिडक्शन किसको किसको मिल सकता है। 80C का डिडक्शन मिल सकता है टू एन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, दो लोगों को मिल सकता है। कोई एचयूएफ भी इसको ले सकता है और कोई इंडिविजुअल भी इसको ले सकता है, दो लोगों को मिल सकता है केवल 80C का डिडक्शन। और इसकी क्वांटम लिमिट कहाँ तक है, मतलब कितना, 1,50,000 तक, 1,50,000 तक का ये डिडक्शन लिया जा सकता है। क्लियर। अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी कर रखी हैं जो 1,50,000 से भी ज़्यादा हैं तो आपको डिडक्शन केवल 1,50,000 तक ही मिलेगा। अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि 80C की लिमिट 1,50,000 तक है, 80C की लिमिट। ठीक, अब 80C में आता क्या क्या है, किस किस तरीके के आपके इन्वेस्टमेंट्स 80C के लिए इंटाइटल हैं, एक बड़ी लंबी लिस्ट है। तो कुछ जो मेन है उनकी बात करेंगे हम। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द LIC प्रीमियम और द कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड। ठीक, तो इन केस ऑफ द इंडिविजुअल आपके लिए डिडक्शन रिगार्डिंग द इन रिस्पेक्ट ऑफ LIC प्रीमियम, ये क्या होगा इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये बताइए, अभी तक ये बात आपको समझ आ रही है, क्या चल रहा है, बताते चलिए, नहीं तो अगर आप हल्का सा भी डिविएट हुए, आपका मन भटका, तो बिल्कुल ही ऐसा लगने लगेगा बोरिंग सिस्टम चल रहा है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बीच में थोड़ी देर रुक जाना चाहिए या 1 मिनट के लिए पढ़ाई की बात बंद कर देनी चाहिए, तो आई एम एग्री विद दैट, आप ब्रेक ले सकते हैं, पर आप कंटिन्यूटी मेरे साथ बनाए रखिएगा। ठीक, तो हैव यू नीड ए ब्रेक ऑफ 1 और 2 मिनट्स, कुछ ब्रेक चाहिए आपको, या जितना ये डिस्कस हो रहा है इस पर कोई क्वेरी आ रही हो तो अभी पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़े। इज देयर एनी क्वेरी? यस बेटा, इज देयर एनी क्वेरी? कोई क्वेरी है बेटा? सर आपने एग्जामिशन में बताया था कि सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को ही मिलता है, ऐसा डिडक्शन में भी होता है क्या? नहीं बेटा, मैंने तो अभी बोला ना कि डिडक्शंस में हम आपको बताते जाएंगे कि कौन कौन सा पर्सन किस किस जगह पे एलिजिबल है, वो अलग से आपको नोट करते चलना पड़ेगा। और एग्जामिशन में जो कल डिस्कस हुआ था उसमें तो सारी कैटेगरी के लोग एप्लीकेबल थे। आज जो मैंने लिखाए हैं
वो केवल आपको लिखवाए हैं ये इंस्टीट्यूशनल। सब वो तो इंडिविजुअल के लिए था ना, ये तो इंस्टीट्यूशंस के लिए था जो आज हाँ, आपने लिखा है। आज जो मैंने लिखवाए हैं वो इंस्टीट्यूशनल हैं। और जहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन है, ज़रूरी नहीं सारे गवर्नमेंट हो, जहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है वही। ठीक। जैसे कोई कोऑपरेटिव है, जैसे कोई कुछ है, तो ये ज़रूरी थोड़ी है कोऑपरेटिव गवर्नमेंट है। कोऑपरेटिव रजिस्टर्ड और अप्रूव्ड हो गवर्नमेंट के हिसाब से बस। ठीक ना। कोई रिलीजियस ट्रस्ट है तो वो भी गवर्नमेंट का नहीं हो सकता, वो भी एक सेपरेट बॉडी है, पर वो रजिस्टर्ड हो एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। ठीक ना। तो वो इंस्टीट्यूशन हो गया। कल वाले सब पे एप्लीकेबल थे, बेसिकली इंडिविजुअल्स पर सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल थे। क्लियर। अब डिस्कशन की ठीक है बात हो रही है डिडक्शन की। तो डिडक्शन में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते चलेंगे कि ये किसके लिए एप्लीकेबल है। जैसे 80C, तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए, बाकी के लिए नहीं है। ठीक। इसकी छूट केवल कौन ले सकता है, इंडिविजुअल और एचयूएफ, 80C की। अब 80C में क्या क्या आ रहा है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं LIC प्रीमियम की। तो जब हम लोग एग्जेम्पशन पे बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि LIC जो होती है उसमें एक वैल्यू होती है सम एश्योर्ड, मतलब कितने की पॉलिसी आपके लिए आपने ली। नॉर्मल टर्म से आप बोलते हो इतने की मैंने पॉलिसी खरीद, दैट इज कॉल्ड द सम एश्योर्ड। फिर आप एक बात बोलते हो कि मैं तो इतने की सालाना किस्त देता हूँ या छमाही या तिमाही किस्त देता हूँ। तो वो जो किस्त वर्ड है आपका, द इंस्टॉलमेंट और द किस्त, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। ठीक। इसको बोला जाता है प्रीमियम। तो दो चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए इसको पढ़ने के पहले, एक सम एश्योर्ड है, एक प्रीमियम। प्रीमियम आप समझ गए, प्रीमियम इज द किस्त देसी भाषा में। सम एश्योर्ड इज द इतने का बीमा कराया, कितने की पॉलिसी ली, दैट इज द सम एश्योर्ड। मीन्स द सम एश्योर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी टू पे यू एट द टाइम ऑफ द लॉस ऑफ लाइफ और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ सच पॉलिसी। इसको बोलेंगे सम एश्योर्ड, इतने का बीमा कराया। और वो किस्त हो गई प्रीमियम। दो बातें क्लियर हो गई। तो एब्जेंक्शन के समय में ये था कि जो पैसा आपको फुल्ली मिलता था एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो वो एग्जेम्प्ट होता है। उसकी क्या क्या शर्तें थी ये मैं बता चुका। अब बात हो रही है कि आप जो किस्त जमा कर रहे हो, ठीक, तो ये जो किस्त जमा कर रहे हो ये अपनी इनकम में से जमा कर रहे हो, तो इस पर गवर्नमेंट टू बूस्ट अप द इन्वेस्टमेंट्स इन दिस टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस आपको डिडक्शन अलाउ करती है। मतलब इनकरेज करती है कि लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी आप लीजिए, तो अगर आप किस्त जमा करोगे और आप टैक्सेबल कैटेगरी में हो, तो जितने की किस्त आप जमा करोगे उतना हम आपकी इनकम में शामिल नहीं करेंगे, मतलब छोड़ देंगे। यानी आप उसको हटा लीजिए। पहले आप अपनी इनकम बताइए, जीटीआई में दिखाइए, फिर ये बताइए कि अंडर सेक्शन 80C मैंने LIC में इतने की किस्त जमा की, उसको आप डिडक्ट कर लीजिए, तो आपकी टोटल इनकम कम हो जाएगी, तो आपको टैक्स कम पड़ेगा उतने का। ठीक। क्लियर। बिल्कुल, इतनी ये बात सब। पहले आराम से दिमाग में आ जाए, फिर आगे बढ़े हम लोग। तो आपको बात समझ आ गई कि जो आप पेमेंट करोगे LIC को, उसको गवर्नमेंट कहती है आप डिडक्ट करा सकते हैं। और इसकी छूट केवल दो कैटेगरी के पर्सन को देती है, एक इंडिविजुअल, दूसरा एचयूएफ। अब ये किस्त की शर्तें कैसी कैसी हैं, इस पे बात होगी। अब वो पॉलिसी किसके लिए ली गई हो, इस पे भी बात होनी चाहिए। पहले तो अपने लिए ली गई हो, सेल्फ लिखते जाइए। दूसरा स्पाउस के लिए ली गई हो, हस्बैंड वाइफ के लिए ले ले, वाइफ हस्बैंड के लिए ले ले, या अपने बच्चों के लिए ली गई हो। ठीक। उन हस्बैंड वाइफ ने अपने बच्चों, बेटा या बेटी के लिए लिया है, बस इतनी ही फैमिली है इसमें। हर जगह पर टैक्स में फैमिली भी अलग अलग हो जाएगी हर एप्लीकेबिलिटी में। यहाँ पे लिए आपके लिए फैमिली इतनी बड़ी है, नो ब्रदर, नो सिस्टर, नो मदर, नो फादर, नो ग्रैंडफादर। ठीक। आपके लिए फैमिली, अगर आपको ये वाली छूट लेनी है तो आपके लिए इतनी ही फैमिली है। इतने लोगों पर अगर आपने बीमा लिया है तो उनकी किस्तों की आप अपनी इनकम में घटवा सकते हैं। अब शर्त बोल रहा है इसके साथ में, सुनते जाइए ध्यान से। इफ द पॉलिसी इज, लिखिए, इशूड बिफोर, इशू की जाती है बिफोर 1/4/12, मतलब 1 अप्रैल 2012 से पहले इशू की गई है। एक कैटेगरी ये हो गई। दूसरी कैटेगरी हो गई, इफ सच पॉलिसी इशूड आफ्टर 1/4/12। तो एक लाइन का मार्कर आ गया आपके लिए कि 1 अप्रैल 2000 से पहले वाली और 1 अप्रैल 2012 के बाद वाली।
अब ध्यान देना है आपको, 1002 अप्रैल के पहले वाली पॉलिसी का प्रीमियम अगर सम एश्योर्ड के 20% से ज़्यादा है तो ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक, 1000, वो क्या बोला मैंने, 1 अप्रैल 2012 से पहले की ली हुई अगर कोई पॉलिसी है और उसका प्रीमियम सम एश्योर्ड के 20% से अबव है तो ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब क्या हुआ, अगर आपने 1 लाख का बीमा कराया है तो आपकी किस्त किसी भी हाल में 20,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर वो बीमा 1 अप्रैल 2012 से पहले का है। अगर वो इंश्योरेंस 1 अप्रैल 2012 के बाद की है तो ये प्रीमियम सम एश्योर्ड का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको सम एश्योर्ड और प्रीमियम बताया। ठीक, अगर आपका बीमा 1 लाख रुपए का है और आप किस्त दे रहे हो 10,000 रुपए से ज़्यादा तो भी आपको फिर डिडक्शन नहीं मिलेगा, यानी इस 10,000 की छूट नहीं मिलेगी। अगर आपने 11,000 पेमेंट कर दिया तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्लियर? और आपकी किस्त 10,000 से कम होनी चाहिए अगर आपका बीमा 1 लाख का है तो 10%। इन द केस व्हेन द पॉलिसी इज इश्यूड आफ्टर 1 अप्रैल 12 and 20% if the policy is issued before 1 अप्रैल 12। कनेक्शन किस में देखना है आपको, बिटवीन द प्रीमियम एंड द सम एश्योर्ड। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। ओके बेटा, बीच बीच में मैं ऐसे पूछूंगा जरूर और आप अगर रिस्पॉन्स करते रहोगे देन इट इज बी ओके। अगर हल्का सा भी कोई हटा तो फिर बेटा आप खुद ही देख रहे हो दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। लास्ट में कितना कोप अप होगा ये साथ साथ करते चलिए आप तो बड़ा अच्छा रहेगा। और अगली अगली शर्त देखिए आप, 2 शर्तें आपके साथ डिस्कस हो गई। फिर क्या बोलता है कि अगर वो पॉलिसी 1 अप्रैल 2013 के बाद ली गई है, तीसरी डेट मैं आपको दे रहा हूँ, एक डेट तो मैंने आपको दी 1 अप्रैल 2012, एक इसके इधर और एक उसके इधर, एक लाइन बना लीजिए ऐसे, उसमें बीच में एक मार्कर बनाइए, वहाँ लिखिए 1/4/2012। तो इससे पहले वाली पे आपको कनेक्शन क्या लिखना है, 20 वर्सेस ऐसे। और 1 अप्रैल 2012 के बाद आपको क्या कनेक्शन लिखना है, 10% वर्सेस सम एश्योर्ड। इतने से आपका काम हो जाएगा अगर आपने ठीक से मेरी बात को सुन लिया। अब एक नई डेट आ रही है आपके लिए, वो डेट है 1 अप्रैल 2013। तो उसी लाइन में, ये आपकी लाइन है टाइम लाइन, यहाँ पे आपने डाला है 1/4/2013, तो उसके थोड़े आगे बढ़ के 1 साल बाद की डेट डाल लीजिए 1 अप्रैल 2013। अब इसके बाद की जो पॉलिसी है वो अगर डिसेबल्ड पर्सन ले रहा है, पॉइंट बना के शर्त लिख लिए, इफ सच पॉलिसी इज टेकन बाय द पर्सन हु इज डिसेबल्ड, और आजकल का जो वर्ड है डिफरेंटली एबल्ड, इफ सच पर्सन इज डिफरेंटली एबल्ड तो ये प्रीमियम कितना हो जाएगा, 15% अगेंस्ट सम एश्योर्ड। क्लियर? कोई डाउट? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके, ये लाइन है, आप कॉपी पे बनाइए ऐसे ही एकदम, ये लाइन बनाइए एक ऐसे, उसमें बीच में एक मार्कर डालिए, उसके आगे लिखिए 1/4/12। तो 1/4/12 से पहले वाले में आपके क्या कनेक्शन बनेगा, 20% अगेंस्ट सम एश्योर्ड। 20% से अगर अबव हो गया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। और जो हम खड़े हैं कहाँ पर, 1012 से बाद वाले एरिया में, तो क्या कनेक्शन बन रहा है हमारा, 10% अगेंस्ट सम एश्योर्ड। तो अगर इससे ऊपर चले गए तो भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब एक नई डेट डालिए, 1/4/2013, 1 अप्रैल 2013। इसके बाद अगर जो वो पॉलिसी है वो किसने ली है, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन ने, नॉर्मल ने नहीं, नॉर्मल के लिए तो वही शर्तें लागू हैं 12 वाली। क्लियर? अगर 13 के बाद, 1/4/13 के बाद किसी डिफरेंटली एबल्ड ने ली, ठीक, तो उसके लिए ये कनेक्शन कितना हो जाएगा, 15 वर्सेस सम एश्योर्ड, यानी वो उसका प्रीमियम 15,000 तक हो सकता है 1 लाख के अगेंस्ट में।
तो भी उसको डिडक्शन मिल जाएगा, जबकि नॉर्मल वालों को 10,000 है। ऐसे समझ लीजिए 13 के बाद अगर कोई विकलांग व्यक्ति है तो उसके लिए प्रीमियम 15,000 तक अलाउड है, नॉर्मल के लिए 10,000 तक अलाउड है। ठीक, 13 के बाद 12 तक दोनों एक ही कैटेगरी में थे। जब गवर्नमेंट ने ये रूल लाई 12 में कि हम 20 से 10 कर रहे हैं, तो डिफरेंटली एबल्ड को दिक्कत हुई, क्योंकि उनके प्रीमियम थोड़े हाई होते हैं, उनको उनको बीमारियों का खतरा कुछ ज़्यादा होता है, कंपल्सन्स होती हैं, तो उनके प्रीमियम थोड़े हाई रखती है LIC। तो जब उनके प्रीमियम हाई होते हैं तो फिर उन्होंने इस बात की आवाज़ उठाई कि यार आप 10% कर दे रहे हो तो हमें तो डिडक्शन ही नहीं मिलेगा, हमारे तो नेचुरली हाई होते हैं ड्यू टू द कंपल्सन्स। तो फिर गवर्नमेंट ने कहा अच्छा आपका 15% तक, तो ये रूल बना फिर 13 में। अब क्लियर हुआ बेटा, कोई डाउट है अब? ये सब क्लियर हो गया। तो ये जो कनेक्शन है बिटवीन द प्रीमियम एंड द सम एश्योर्ड, ये आपको ध्यान रखना है एट द टाइम ऑफ व्हेन वी आर अलाउइंग द डिडक्शंस। ठीक, इतनी सी इसमें केवल बात है और कुछ नहीं। और ये कनेक्शन सेम एप्लीकेबल है, सेम टू सेम एप्लीकेबल है व्हेन वी आर डिस्कसिंग द एग्जेम्पशन। तो एग्जेम्पशन में ये पूरी तरीके से लागू है। पर एग्जेम्पशन में आपको क्या ध्यान रखना है कि वो जो मैच्योरिटी पे पैसा मिलता है, तो अगर ऐसे ही प्रीमियम के कनेक्शंस वहाँ पर भी हैं, सेम डेट है, तो क्या होगा, आपको जो अमाउंट मिल रहा है LIC से एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आपको दिमाग में घुसेड़ के रखना है कि एग्जेम्पशन शुरू से हटा देता है, डिडक्शन जब आप कुछ इन्वेस्ट करो, कुछ करो तो उसकी छूट दिलाता है, तब हटवाता है। ठीक तो पहला इशू आपके साथ डिस्कस हो गया, दैट इज द LIC प्रीमियम। और ये LIC की ही बात कर रहा है केवल, बहुत ध्यान रखिएगा, कोई और इंश्योरेंस दिमाग में इसमें डाल मत दीजिएगा। लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो लाइफ इंश्योरेंस LIC से ही हो। अब वो लाइफ इंश्योरेंस में आपके आजकल बहुत सारी कंपनी आ गई हैं, और उनको अगर गवर्नमेंट अप्रूव कर रही है तो उनका भी प्रीमियम का डिडक्शन आपको अलाउ होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आगे दूसरा पॉइंट हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे, आसान आसान वाले लेते हैं। कोई भी कंट्रीब्यूशन है अगर आपका टुवर्ड्स द रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड आप समझते होंगे कि लोगों को, लोग सर्विस कर रहे हैं तो उनसे कुछ अमाउंट कट जाता है, और कुछ जब हम लोग सैलरी पढ़ेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे, फंड को सेपरेट एक दिन की पूरी क्लास होगी इस पर। तो कुछ पैसा कट जाता है, कुछ उस पर गवर्नमेंट जमा करती है, फिर इंटरेस्ट लगता है, तो एक फंड बन जाता है, दैट इज कॉल्ड द प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड में जो आप सब्सक्राइब कर रहे हो, मतलब एम्प्लॉयर का जो पैसा प्रोविडेंट फंड के अगेंस्ट कट रहा है, ठीक है, तो वो सबका सब एग्जेम्प्ट है, वो आपके लिए एग्जेम्प्टेड है। उस पर आपको डिडक्ट सॉरी वो उसका डिडक्शन अलाउ होगा, वो आपके लिए डिडक्टेबल है। ऐसे सुपर एनुएशन फंड होते हैं, वो भी आपके लिए अलाउड है। एक NSC होती है, लिख लीजिए, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस इशू करता है। NSC का 8th इशू और NSC का 9th इशू, इनमें अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो ये भी आपके लिए डिडक्टेबल है। ठीक है, कोई यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान लिया है आपने, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ULIP बोलते हैं इसको, UTI का या LIC का, या ऐसे म्यूचुअल फंड का जिसको गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, तो वो भी आप, उसकी भी जो किस्त है या प्रीमियम है वो आप डिडक्ट करा सकते हैं। ठीक, कोई यूलिप, और यूलिप किसकी हो, या तो LIC की या किसी बैंक की, किसी म्यूचुअल फंड की, UTI की, तो ऐसी यूलिप की प्रीमियम भी डिडक्टेबल है। फिर LIC की कुछ पॉलिसीज़ हैं, जैसे जीवन धारा, जीवन अक्षय, न्यू जीवन अक्षय। ये किससे किसके साथ कनेक्ट कर रही हैं, इनका नाम क्यों स्पेसिफिकली मैं ले रहा हूँ,
कि ये सारी पॉलिसीज़ आपकी एक तरीके की पेंशन्स को प्रोवाइड कराती हैं, तो इनमें अगर आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी 80C के अंतर्गत डिडक्टेबल है। कोई दूसरे पेंशन फंड्स हैं जिनको कोई हाउसिंग बैंक चला रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से नोटिफाइड कोई और इंस्टीट्यूशन चला रहा है, तो ऐसे पेंशन फंड में भी आपका सब्सक्रिप्शन डिडक्टेबल है। ट्यूशन फीस यानी आपके जो वार्ड्स हैं, बेटे बेटी हैं, उनकी अगर आप ट्यूशन फीस जमा कर रहे हो तो अदर देन उस ट्यूशन फीस में तो कंपोजिशन होगा ना, तो उसमें से क्या क्या हटा देना है, कोई डेवलपमेंट, कोई डोनेशन का कोई चार्ज है तो वो आप हटा दो, ठीक है। उनको हटाने के बाद जो आपकी ट्यूशन फीस है वो आपके लिए डिडक्टेबल है, पर शर्त क्या होनी चाहिए कि उसका पेमेंट आप किसी यूनिवर्सिटी को करो, किसी कॉलेज को करो, किसी दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को करो जो इंडिया में सिचुएटेड हो, नोट डाउन, इंडिया में सिचुएटेड हो और फुल टाइम एजुकेशन हो। मतलब किसी कोचिंग को, किसी पार्ट टाइम एजुकेशन को अगर आप ये ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं तो डिडक्टेबल नहीं है, ठीक। अपने लिए कर रहे हो, अपने स्पाउस के लिए कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, तो सबकी डिडक्टेबल। कई सारे इसमें बेटा चीज़ें हैं, वो छोटी छोटी सी चीज़ें हमने आपको लिखवाई हैं, ठीक है। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि आपने नोट डाउन किया होगा कि एनएससीज, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8th एंड 9th, इनमें अगर आपने कुछ इन्वेस्ट किया है तो वो डिडक्टेबल है। अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसमें अगर कोई इंटरेस्ट ड्यू हो गया तो वो भी डिडक्टेबल है। डिपॉजिट इन द पोस्ट ऑफिस, फाइव ईयर डिपॉजिट इन द 5 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट। टाइम डिपॉजिट, और एक बात जल्दी से मुझे बताइए कि ये जो डिपॉजिट्स हैं, जैसे आपका सेविंग बैंक हो गया, करंट बैंक हो गया, करंट अकाउंट हो गया, एफडी हो गई, ये इनको क्या बोला जाता है बेसिकली, क्या कहा जाए, क्या समझा जाए? यस, जल्दी बताइए, बीकॉम के स्टूडेंट हैं, आपको तो ज़रूर पता होना चाहिए, जल्दी बताइए। एनी आइडिया? कितने तरीके के अकाउंट होते हैं हमारे, कितने तरीके के डिपॉजिट्स हैं? एक तो सेविंग्स बैंक है हमारा, आपका सबका खुला होगा। दूसरा वो बिजनेस वाले खुलवाते हैं, वो करंट होता है। करेंट अकाउंट, यस, दूसरे फिक्स्ड बिजनेस वाले खुलवाते डिपॉजिट, हैं। आरडी। हाँ, तो ये ठीक है बेटा, तो ये जो अकाउंट्स हैं ये तो भाई सारे लोग इसको बता देंगे। हाँ, सारे लोग से आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, कोई भी लेमैन जो जाएगा खुलवाएगा या जिसका पाला पड़ेगा वो सारे यही नाम बताएंगे। तो उनके हमारे और आपके बीच में डिफरेंस क्या है? आप क्यों बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट फिर माना जाए आपको, या हम लोगों को क्यों माना जाए कि हम लोग जो हैं वो कॉमर्स साइट्स वाले हैं या कुछ ऐसा? बेटा ये जितने भी अकाउंट्स हैं इनकी बेसिकली दो तरीके से बटे होते हैं, वन डिमांड नेचर, सेकंड टाइम नेचर। अब आप देखो जरा, जो आपका सेविंग बैंक है ये क्या है, जब आप चाहो तब पैसा निकाल लो, जब आप चाहो मतलब जब आपकी डिमांड हो, यही तो है। क्या आप गए, यस। आपने एटीएम पे पैसा डिमांड किया, इतना ये कोड डालो, फलाना डालो, यू आर डिमांडिंग, आपको पैसा मिल जाए। तो ये किस तरीके के नेचर का अकाउंट हो गया? डिमांड नेचर। वो आप चाहे चेक से निकालो, चाहे ड्राफ्ट से पेमेंट कराओ, चाहे एटीएम से निकालो, वट एवर द मोड, ऑन डिमांड द मनी इज अवेलेबल फॉर यू, दैट इज द डिमांड नेचर। इसमें सेविंग बैंक आ गए आपके, इसमें करंट अकाउंट आ गए, इस तरीके के सारे अकाउंट आपके किस में आ गए? डिमांड नेचर। अब दूसरे क्या होते हैं? टाइम नेचर, कि मतलब आपको उतने समय के लिए तो पैसा रखना ही है। अब इसमें एफडी आ गई आपकी, ठीक। इसमें रिकरिंग डिपॉजिट आ गए आपके, कि आप रेगुलरली हर महीने या 3 महीने या साल में पैसा जमा करते चले जाइए, और व्हेन द टाइम मैच्योर आपको सारा पैसा इकट्ठा वापस मिल जाए।
या आपने एफडी करा दी, 5 साल बाद वापस मिलेगी, 3 साल बाद वापस मिलेगी, वट एवर द टाइम, उस दौरान आप जाके डिमांड करोगे लाओ दे दो, तो वो क्या कहेगा, नहीं भैया अभी समय पूरा नहीं हुआ है, या हम दे रहे हैं तो ये पेनल्टी काटेंगे। आपको समझ आ रहा है? तो ये क्या हो गया, नॉट ऑन डिमांड, इट इज ऑन टाइम। तो बेसिक जो क्राइटेरिया है वो क्या हो गया, बिटवीन द टाइम एंड डिमांड। अब इसके कुछ फ्लेक्सिबल मोड भी बन जाते हैं, तो वो दूसरी तरफ क्लास चली जाएगी। अभी मेरा आपको केवल एक व्यू देना था कि जो भी अकाउंट या डिपॉजिट होते हैं ये बेसिकली दो में बटे होते हैं, फिर इसके फ्लेक्सिबल मोड भी हैं कि कभी डिमांड पे भी मिल जाए, कभी कैसे भी मिल जाए, उसको उसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। आपको हम क्या बता रहे थे कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में 5 साल का टाइम नेचर ऑफ डिपॉजिट करते हो तो उससे उसमें आपको डिडक्शन मिल जाएगा। समझ आ रही है बात कि आप पोस्ट ऑफिस में कोई 5 साल से ऊपर की एफडी कराओ तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इतनी बात मुझे समझानी थी, जिसके के लिए मैंने आपको ये सारी बात बताई। सेम विद द शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक में भी अगर आपकी 5 साल से ऊपर की, 5 साल से कम ना हो, 5 साल की हो या 5 साल से ज़्यादा की एफडी आप करा रहे हैं, मतलब इसने एफडी वर्ड नहीं लिखा, इसने ये लिखा कि टाइम नेचर का अकाउंट अगर आप करा रहे हो तो आपको क्या होगा, इसका डिडक्शन मिलेगा। 1 साल की 2 साल की एफडी पे नहीं मिलेगा। क्लियर? सुकन्या समृद्धि निधि, ये अकाउंट अगर आप खुलवा रहे हो तो इसमें जो जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो आप, तो इसका भी आपको क्या होगा, डिडक्शन मिलेगा। अब कितने लोग इस सुकन्या समृद्धि निधि के विषय में जान रहे हैं? ये हमको याद दिलाइएगा तब जब हम लोग फंड पढ़ रहे होंगे, तब आप याद दिलाइएगा कि सर सुकन्या समृद्धि निधि क्या है, उसी दिन बताएंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, वरना आज टॉपिक इधर से उधर हो जाएगा। अभी आपको इतना ही केवल लिख लेना है कि सुकन्या समृद्धि निधि में जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका डिडक्शन मिलता है। सीनियर सिटीजन स्कीम के तहत जो अकाउंट खोले जाते हैं उनका भी डिडक्शन मिलता है। ठीक है, तो ये सारे कौन से डिडक्शन हमने डिस्कस किए आपसे अभी तक, ये सारे के सारे 80C के हैं केवल। इसमें कई तो हमने आपके साथ डिस्कस ही नहीं किए हैं अभी। ठीक, और हमको कहाँ तक जाना है डिडक्शन में, 80C टू 80U। ये मैं क्यों बार बार आपसे बोलता था कि भाई बहुत तेजी आनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। HUF के केस में हम लोग कर्ता को मेन मान लेंगे, तो ये सारी चीज़ें अप्लाई करते हुए HUF के ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। ठीक, HUF में कर्ता ही सबसे मेन होता है ना, तो कर्ता को अगर आप बेस बना लेंगे तो जो जो चीज़ें इंडिविजुअल के ऊपर यहाँ पर अप्लाई हुई हैं, जो आपने इंडिविजुअल में पढ़ी हैं, वो सारी की सारी HUF पे अप्लाई हो जाएंगी। पर आपका बेसिस क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, द कर्ता। तो 80C ऑलमोस्ट आपके साथ डिस्कस है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप आज की क्लास को बंद कर देंगे। दैट इज़ द डिडक्शन अंडर 80CCC, 80CCC। ठीक है, तो 80CCC क्या बोलता है कि अगर आप किसी पेंशन फंड में इन्वेस्ट करते हो, ठीक, तो भी आपको डिडक्शन मिलेगा। ये 80C बोलता है, और वो पेंशन फंड LIC चला रही हो। ठीक, 1.5 लाख तक, 1.5 लाख की लिमिट नहीं पार हो रही है। अब नया पॉइंट ले आइए कि डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ द पेंशन स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम में अगर आप कुछ सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं तो मानी बात है हमें बाद में पेंशन मिले, इसके लिए एसएससी उसमें सब्सक्रिप्शन करता है, तो वो भी आपको उसका भी डिडक्शन मिलेगा। तो किस हिसाब से मिलेगा उसका डिडक्शन, कि वो जो पेंशन स्कीम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से नोटिफाइड हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त, द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द एम्प्लॉई और 10% ऑफ हिज सैलरी विच एवर इज लेस। दूसरी शर्त ये है, लिख लीजिए, कि डिडक्शन का क्वांटम कितना होगा, कि जितना आपने उसमें डाला या एम्प्लॉय की सैलरी का 10%, इसमें से जो कम होगा वो डिडक्ट होगा। मान लीजिए आपने उसमें डाले 2 लाख रुपए और आपकी सैलरी है 15 लाख रुपए। ठीक, तो 15 लाख रुपए के हिसाब से 10% क्या हुआ,
1.5 लाख रुपए, तो 1.5 लाख तक ही आपको डिडक्शन मिलेगा। ठीक, दूसरा केस ले लेते हैं। आप ये मान लीजिए उसमें डालिए 1 लाख रुपए और आपकी सैलरी है 8 लाख रुपए, तो आपका 10% आया 80,000, तो आपको डिडक्शन कहाँ तक मिलेगा? 80,000 तक। ठीक, ये है सेक्शन 80 CC D। CC फॉर कोलकाता एंड D फॉर दिल्ली। ठीक, अब 80 CC D के बाद उसका सब सेक्शन आ गया 1। उसने क्या बोला? अपग्रेड कर दिया इसको, इस 10% को बढ़ा के कितना कर दिया? 20%, 18-19 के असेसमेंट ईयर से। तो अब आपके लिए कितना एप्लीकेबल है? 20%। ठीक, लिखते जाओ भाई, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। अगला, इसी में पेंशन स्कीम में ये जो आपका 80 CC D है, इसके आगे और एक सब सेक्शन आ गया, 1 लिखाया था मैंने, 1B। उसने बोला कि ये जो डिडक्शन है आपको 50,000 एक्स्ट्रा भी मिलेगा 1.5 लाख के ऊपर तक। 1.5 लाख तक तो आप जा रहे हैं 80 CC से, और अगर ये पेंशन वाले में आपने इन्वेस्ट किया और आपका क्वांटम ऑफ जो बना 20% से, ये कहीं बढ़ के 2,25,000 तक पहुंच गया, तो फिर क्या होगा? 1.5 लाख तक तो आप 80 से आपको डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। 50,000 इसमें एडिशनल और अलाउ हो जाएगा, आपकी लिमिट डिडक्शन की 2 लाख तक हो जाएगी। शर्त यही है कि आज ये इन्वेस्टमेंट आपका कहाँ होना चाहिए? नेशनल पेंशन स्कीम में, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट वाली। ठीक, उसमें होना चाहिए। ठीक है, इसमें NPS है, अटल पेंशन योजना है, ये सारी स्कीम्स हैं। चलिए, तो 10 से 20 हो गया, और अब लिखिए आगे 20-21 से कितना हो गया? 14%। ये जो क्वांटम पे ही खाली बात हो रही है, अभी कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, आखिरी में आप पूछ लीजिएगा, बस खत्म ही करने वाला हूं मैं। तो क्वांटम शुरुआत में कितना है? 10%। 18-19 के असेसमेंट ईयर से कितना हो गया? 20। और 20-21 से कितना हो गया? 14, 14%। अब 20 भी नहीं है, अब 14 है। तो 14% ऑफ द सैलरी और वट एवर द अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड, इसमें से जो कम है, इतने की आपको डिडक्शन अलाउ होगी। और ये जो एरिया है, अगर ये 1.5 लाख से ज़्यादा हो रहा है, तो 50,000 तक आप और इसको एंजॉय कर सकते हैं। ठीक, एडिशनल। तो इतनी सारी बातें आपके साथ डिस्कस हो गई हैं। ठीक है, तो नाउ इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग इट, उसको जल्दी से पूछ लीजिए बेटा। संकोच शर्माइएगा नहीं, मुझे भी पता है कि इसमें कई सारी जो हैं वो क्वेरी बनती हैं और आपके मन में होती हैं। शर्माइएगा बिल्कुल नहीं, इसको पूछ लीजिएगा। यस बेटा, एनी डाउट? एनी डाउट, एनी क्वेरी? बोलो बच्चों, क्या हुआ? सेशन को वाइंड अप करना है, आपकी रिस्पांस तो चाहिए चाहिए। इज देयर एनी क्वेरी? नो सर। नो। तो एक रिक्वेस्ट है, आप लोग इसको घर पे देखते रहिए। ठीक, देखेंगे तो आपको क्वेरी जरूर आएगी, फिर आप उसको पूछते रहिए। कोई भी चेंज अगर आप चाह रहे हैं इस मोड में, तो वो आप मुझे बता सकते हैं कि हर 10 मिनट के बाद 1-2 मिनट के लिए क्वेरी सेशन दिया जाए। सर थोड़े से ना जो आप थ्योरी देते हैं, जो आपने आज लिखवाई, वैसे हम्म, ना लिख तो जो चीज़ें थी कुछ पॉइंट्स तो लिख लिए, लेकिन पूरी उससे रिलेटेड कुछ PDF वगैरह दे दिया करिए, बेटा क्योंकि मैंने अभी हमने आपको, ये बुक्स नहीं बाय करी हैं। हाँ मैंने आपको बोला है, इसका बेस्ट तरीका यही है कि अगर आपके पास बुक हो तो आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा। मैं खुद नहीं चाहता हूँ लिखो यार, ये बड़े पुराने जमाने का काम है लिखना लिखाना। इसलिए मैंने बोला है कि आप लोग अगर इस बुक को ले लो तो बहुत सर आसानी हो राइटर जाएगी। बता दीजिए। बताया हुआ है ना मैंने, इशिता आपको शेयर कर देना बेटा, ग्रुप पे कर दिया है रेड मल्होत्रा की। हाँ हाँ, इसको सर ग्रुप वो पे हमारे शेयर कर दो। रिकमेंडेशंस में है, सर सजेशंस में है बुक सिलेबस के। हाँ, तो सिलेबस के सजेशंस में है, और उसमें आप जो है ग्रुप पे भी डाल दो। बोल दो भाई मैंने कहा इसको कि अगर आप ले लोगे तो आप किताब खोल के बैठ जाओ, मैं पन्ना बता दूंगा और आप मिलाते चलो साथ में। और अगर आपको कोई बात ऐसी लगे कि जो
किताब से हट के है, समझ में अच्छी आ गई, उसको आप पेंसिल से नोट डाउन कर लीजिए। कहीं पे मैं बोल दूंगा तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो ना आपको पीडीएफ देखना पड़ेगा, ना कोई झंझट है, और नोट साथ ही साथ आपके तैयार हो जाएंगे। इससे बेहतर कोई तरीका है नहीं, क्योंकि इसका पीडीएफ भी सर दर्द दे देगा आपको। बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, सर ठीक बेस्ट है, वे। खरीद लेंगे हाँ, कल जल्दी परसों। से जल्दी ये डालिए, फिर हम लोग इसको जब भी डिस्कशन होगा, क्योंकि इसमें थ्योरी तो लेके चलनी पड़ेगी ना, तभी न्यूमेरिकल हो पाएंगे, वरना होंगे नहीं। तो जल्दी से इसको आप लेके और फिर आप साथ में मिला लीजिए, तो बड़ी तेज हम लोग चल पाएंगे, बड़ी जल्दी कवर अप हो जाएगा। ओके, वेरी नाइस मीटिंग विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं, सेम टाइम। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।